नमस्कार, मैं महेश सिंह। साथियों, आज हम बात करेंगे सन 2000 के बाद विश्व में हुए तमाम युद्धों और उनकी भयानक विभीषिका की। यह वीडियो उन लाखों लोगों की त्रासदी के प्रति है जिनके घर बमों की गड़गड़ाहट में उजड़ गए, जिनके सपने बारूद की गंध में खो गए और जिनकी जिंदगियां युद्ध की आग में जलकर राख हो गईं। इस वीडियो को मैं महज त्रासदी की कहानी के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहता, बल्कि एक सबक के रूप में भी देखता हूँ जो हमें शांति की कीमत बताता है और यह सिखाता है कि हमारी छोटी सी कोशिशें दुनिया को बेहतर बना सकती हैं। इसलिए निवेदन है कि मेरा यह वीडियो पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन और है, अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथियों, सन 2000 के बाद का समय दुनिया के लिए कई मायनों में बदलाव का दौर था। यह दौर 21वीं सदी के शुरुआत का भी है। इंटरनेट का फैलाव तेजी से होने लगा था, तकनीक नई ऊंचाइयों को छू रही थी और लोग एक वैश्विक गांव का सपना देख रहे थे। लेकिन इस चमक दमक के बीच कई जगहों पर युद्ध की आग भड़क रही थी। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, यूक्रेन और गाजा जैसे क्षेत्रों में युद्धों ने मानवता को गहरे जख्म दिए। इन युद्धों के पीछे कई कारण थे। कभी आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई, कभी सत्ता की भूख, कभी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा, तो कभी धार्मिक और क्षेत्रीय विवाद। लेकिन हर युद्ध का परिणाम एक जैसा था, विनाश, दुख और अंधेरा। आइए इन युद्धों की कहानी को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इनकी विभीषिका ने दुनिया को प्रभावित किया। सबसे पहले हम चलते हैं अफगानिस्तान युद्ध की ओर, जो 2001 में शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, एक साधारण सा दिन 11 सितंबर 2001, जब न्यूयॉर्क का आसमान धुएं और धूल से भर गया। आतंकी संगठन अल-कायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। यह हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। अमेरिका ने इसके लिए अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया, जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के संरक्षण में छिपा था। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। अमेरिका ने नाटो देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। उनका मकसद था तालिबान को सत्ता से हटाना और अल-कायदा को खत्म करना। लेकिन यह युद्ध, जो कुछ महीनों में खत्म होने वाला था, 20 साल तक खिंच गया और 2021 में जाकर खत्म हुआ, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी। अब सोचिए, 20 साल, यह काफी लंबा समय है। इतने में तो कोई बच्चा जन्म लेकर जवान हो जाता। खैर, इस युद्ध ने अफगानिस्तान को पूरी तरह बदल दिया। तथ्यों की बात करें तो इस युद्ध में लगभग 2,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें 70,000 से ज्यादा आम नागरिक थे। वे लोग जो न तो सैनिक थे, न आतंकवादी, बल्कि अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहे थे। 50,000 से ज़्यादा अफगान सैनिक और 2,400 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। लाखों लोग घायल हुए। कई लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए। अफगानिस्तान के गांव, शहर, सड़कें, स्कूल और अस्पताल बमबारी में तबाह हो गए। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो सुबह सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, दोपहर तक अपने घर और परिवार को खो चुका था। इस युद्ध ने लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 50 लाख से ज़्यादा अफगान लोग विस्थापित हुए। कुछ लोग पाकिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों में शरण लेने गए, तो कुछ अपने ही देश में इधर उधर भटकने को मजबूर हुए। इन शरणार्थियों की जिंदगी कैसी होगी? न कोई घर, न कोई नौकरी, न कोई भविष्य। बच्चे जो किताबों के साथ खेलना चाहते थे, भूख और ठंड में कांप रहे थे। अब आर्थिक नुकसान की बात करें तो अमेरिका ने इस युद्ध में $2 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च किए। यह राशि इतनी बड़ी है कि आप इसके साथ पूरी दुनिया के हर बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। लेकिन यह पैसा
हथियारों, बमों और सैन्य अभियानों में बह गया। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कमजोर थी, पूरी तरह चरमरा गई। लोग बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गए और खेत बंजर हो गए। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद स्थिति और खराब हो गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार 2023 तक अफगानिस्तान की 90% आबादी को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे और लाखों लोग भूखमरी के कागार पर थे। लेकिन सबसे दुखद था इस युद्ध का मानवीय नुकसान। बच्चे, जो युद्ध के सबसे बड़े शिकार होते हैं, अपने माता पिता, घर और स्कूल खो बैठे। कई बच्चे सैन्य समूहों में भर्ती हो गए और बंदूकें उठाने को मजबूर हुए। महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। तालिबान के शासन में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और महिलाएं घरों में कैद हो गईं। जो लोग युद्ध में बचे वे मानसिक आघात से जूझ रहे हैं। सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चे को खो चुकी है, या एक बच्चा जो हर रात बमों की आवाज से डर कर सोता है, उनका दर्द कितना गहरा होता होगा। अब हम चलते हैं इराक युद्ध की ओर, जो 2003 में शुरू हुआ। यह युद्ध एक बड़े विवाद से शुरू हुआ। अमेरिका ने दावा किया कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस दावे के आधार पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया। कुछ ही हफ्तों में सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई, लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि इराक के पास कोई सामूहिक विनाश के हथियार नहीं थे। यह युद्ध 2011 तक चला, लेकिन इसने इराक को अराजकता और हिंसा के भंवर में डाल दिया। इस युद्ध की विभीषिका को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। इस युद्ध में लगभग 4,60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 2 लाख से ज्यादा आम नागरिक थे। बगदाद, मोसुल और फलूजा जैसे शहर बमबारी में खंडहर हो गए। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली संयंत्र सब नष्ट हो गए। लाखों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 40 लाख से ज्यादा इराकी लोग विस्थापित हुए। सोचिए, एक परिवार जो रात को अपने घर में सो रहा था, सुबह तक सड़कों पर भटकने को मजबूर हो गया। आर्थिक नुकसान की बात करें तो अमेरिका ने इस युद्ध में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए। यह पैसा इराक में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने में लगाया जा सकता था, लेकिन यह बमों और हथियारों में खर्च हुआ। इराक की अर्थव्यवस्था जो तेल पर निर्भर थी, पूरी तरह बिखर गई। तेल के कुओं पर हमले हुए और तेल उत्पादन ठप हो गया। लोग बेरोजगार हो गए और गरीबी बढ़ गई। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन भ्रष्टाचार और अस्थिरता के कारण यह बहुत धीमी रही। आज भी इराक के कई हिस्सों में बिजली और पानी की नियमित आपूर्ति नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस युद्ध ने इराक को अराजकता में डाल दिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के बाद सत्ता का एक खालीपन पैदा हुआ। शिया, सुन्नी और कुर्द समुदायों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस अस्थिरता का फायदा आतंकवादी संगठनों ने उठाया। 2014 में ISIS नामक आतंकवादी संगठन ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसने इराक को एक नए युद्ध में धकेल दिया, जिसने और तबाही मचाई। मानवीय नुकसान की बात करें तो इराक युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। बच्चे अपने माता पिता खो बैठे, माता पिता अपने बच्चों को खोकर रोते रहे। युद्ध के दौरान नागरिकों पर हमले, अपहरण और हिंसा आम हो गए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई। जो लोग युद्ध से बचे वे मानसिक आघात और गरीबी से जूझ रहे हैं। इराक के कई शहरों में लोग आज भी सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के निशान अभी भी उनके जीवन में मौजूद हैं। अब हम आते हैं सीरिया के गृह युद्ध की ओर, जो 2011 में शुरू हुआ। यह युद्ध उस समय शुरू हुआ जब अरब देशों में लोकतंत्र की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिन्हें अरब बसंत कहा गया। सीरिया में लोग राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, लेकिन इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को सरकार ने हिंसा से कुचल दिया। जल्द ही यह विरोध एक गृह युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में कई पक्ष शामिल हुए: सरकारी सेना, विद्रोह समूह, आतंकवादी संगठन जैसे ISIS और विदेशी शक्तियां जैसे रूस, अमेरिका, तुर्की और ईरान।
यह युद्ध आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इसने सीरिया को खंडहर में बदल दिया। सीरिया युद्ध की विभीषिका को कुछ तथ्यों से समझते हैं। इस युद्ध में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 1,50,000 से ज्यादा नागरिक, 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। इनमें 60 लाख लोग देश के भीतर ही विस्थापित हुए और 60 लाख लोग शरणार्थी बनकर तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और यूरोप चले गए। सीरिया के शहर जैसे अलेप्पो और दमिश्क बमबारी में खंडहर बन गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सीरिया का 60% से ज्यादा बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार सीरिया की अर्थव्यवस्था को 400 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। कारखाने, स्कूल, अस्पताल और सड़कें नष्ट हो गए। लोग बेरोजगार हो गए और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। युद्ध के कारण सीरिया का तेल उत्पादन बंद हो गया, जिसने देश की आय को और कम कर दिया। आज सीरिया में 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और लाखों लोग भोजन और पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से सीरिया युद्ध ने देश को कई हिस्सों में बांट दिया। बशर अल असद की सरकार कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन अन्य हिस्से विद्रोही समूहों और आतंकवादी संगठनों के कब्जे में हैं। इस युद्ध ने क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव बढ़ा दिया। रूस और ईरान ने असद सरकार का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और तुर्की ने विद्रोही समूहों का समर्थन किया। इससे सीरिया एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का मैदान बन गया। मानवीय नुकसान की बात करें तो सीरिया युद्ध ने मानवता को गहरे जख्म दिए। बच्चे, जो इस युद्ध के सबसे बड़े शिकार हैं, अपनी शिक्षा और बचपन खो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सीरिया में 12,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी और लाखों लोग मानसिक आघात से जूझ रहे हैं। शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोग गरीबी, भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब हम चलते हैं यमन युद्ध की ओर, जो 2015 में शुरू हुआ। यमन एक छोटा सा देश जो अरब प्रायद्वीप में बसा है। इस युद्ध ने दुनिया को सबसे बड़े मानवीय संकट में बदल दिया। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब हुती विद्रोहियों ने यमन की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने यमन की सरकार का समर्थन किया और हुती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। यह युद्ध आज भी जारी है और इससे यमन को तबाही के कागार पर ला खड़ा किया। यमन युद्ध की विभीषिका को कुछ तथ्यों से समझते हैं। इस युद्ध में 2,50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यमन की 80% से ज्यादा आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं और 40 लाख लोग अपने घर छोड़कर विस्थापित हो गए। यमन के स्कूल, अस्पताल और बाजार बमबारी में नष्ट हो गए। आर्थिक नुकसान की बात करें तो यमन की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कमजोर थी, पूरी तरह बिखर गई। बंदरगाहों पर हमलों के कारण खाद्य और दवा की आपूर्ति रुक गई। लोग भुखमरी और बीमारियों का शिकार हो गए। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार यमन में 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। युद्ध के कारण यमन का तेल और गैस उत्पादन ठप हो गया, जिसने देश की आय को और कम कर दिया। राजनीतिक दृष्टिकोण से यमन युद्ध ने देश को कई हिस्सों में बांट दिया। हुती विद्रोही कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि अन्य हिस्से सरकार और अन्य समूहों के कब्जे में हैं। इस युद्ध ने सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ा दिया, क्योंकि ईरान हुती विद्रोहियों का समर्थन करता है। यह युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। मानवीय नुकसान की बात करें तो यमन युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। बच्चे भुखमरी और बीमारियों से मर रहे हैं। महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। युद्ध के कारण स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं और लोग बुनियादी दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। यमन के लोग आज भी जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया का ध्यान इस संकट की ओर बहुत कम है। अब हम आते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की ओर, जो 2022 में शुरू हुआ। यह युद्ध यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट बन गया। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और दावा किया कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों को आज़ाद कराना चाहता है। लेकिन यह युद्ध जल्द ही एक पूर्ण पैमाने का युद्ध बन गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
इस युद्ध में 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें हजारों नागरिक शामिल हैं। 80 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए और इतने ही लोग देश के भीतर ही विस्थापित हुए। यूक्रेन के शहर जैसे मारियुपोल और खार्किव बमबारी में तबाह हो गए। स्कूल, अस्पताल और घर नष्ट हो गए। आर्थिक नुकसान की बात करें तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 150 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। कारखाने, सड़कें और बंदरगाह नष्ट हो गए। यूक्रेन, जो दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में से एक है, युद्ध के कारण अनाज निर्यात नहीं कर सका। इससे वैश्विक खाद्य कीमतें बढ़ीं और अफ्रीका और एशिया के कई देशों में भुखमरी की स्थिति बन गई। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण तेल और गैस की कीमतें बढ़ीं, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति को बदल दिया। रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ गया। नाटो देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी, जिसने युद्ध को और लंबा खींच दिया। यह युद्ध वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। मानवीय नुकसान की बात करें तो यूक्रेन युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। बच्चे अपने माता पिता खो चुके हैं और माता पिता अपने बच्चों को खोकर दर बदर भटक रहे हैं। शरणार्थी ठंड और गरीबी में जी रहे हैं। युद्ध के कारण मानसिक आघात के मामले बढ़ गए हैं। यूक्रेन के लोग आज भी अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। अब हम बात करते हैं गाजा में इजराइल हमास युद्ध की, जो समय समय पर भड़कता रहा है। विशेष रूप से 2023-24 में यह युद्ध इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिस्सा है। 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू की। गाजा युद्ध की विभीषिका को कुछ तथ्यों से समझते हैं। इस युद्ध में 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें 15,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल थे। गाजा का 70% से ज़्यादा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। स्कूल, अस्पताल और घर खंडहर बन गए हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए और गाजा की 80% आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो गाजा की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कमज़ोर थी, पूरी तरह ठप हो गई। लोग बेरोजगार हो गए और भोजन पानी की कमी हो गई। इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ, क्योंकि युद्ध के कारण व्यापार और पर्यटन प्रभावित हुए। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस युद्ध ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया। कई देशों ने इजराइल की निंदा की, जबकि कुछ देशों ने उसका समर्थन किया। यह युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इस युद्ध में मानवीय नुकसान की बात करें तो गाजा युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। बच्चे अपनी शिक्षा और बचपन खो चुके हैं। महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। युद्ध के कारण स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं और लोग बुनियादी दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। गाजा के लोग आज भी जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, इन सभी युद्धों की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर युद्ध में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मानवता ही हारती है। युद्ध न केवल लोगों की जिंदगियां छीनता है, बल्कि समाजों को बिखेर देता है, अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करता है और दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेलता है। लेकिन इन सब के बीच हमें यह भी समझना होगा कि युद्धों को रोका जा सकता है। शांति, सहयोग और संवाद के जरिए हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। साथियों, हम सब मिलकर अपनी शिक्षा और जागरूकता का इस्तेमाल करके शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें यह समझना और समझाना होगा कि युद्ध केवल विनाश लाता है, जबकि शांति विकास और समृद्धि लाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां युद्ध का दर्द न देखें। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना सकते जहां युद्ध की जगह शांति हो, जहां हथियारों की जगह किताबें हों और जहां नफरत की जगह प्यार हो? यह सपना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।